तो इसमें डालेंगे फोर्स। हाँ देखिए, फोर्स क्या है? पुल या पुश है, धक्का या खिंचाव है। पुश या पुल, धक्का या खिंचाव है, जिससे क्या होगा? बॉडी की स्टेट बदल जाए। बॉडी की स्टेट बदल जाए। बॉडी मान लिया रुकी हुई है और उस पर पुल या पुश लगाएं, बॉडी चलने लगे। या बॉडी चल रही है, उस पर पुल या पुश लगाएं, बॉडी रुक जाए। या बॉडी चल रही है, उस पर पुल या पुश लगाएं, बॉडी की डायरेक्शन बदल जाए है। तो फोर्स क्या है? पुल और पुश है, जिससे बॉडी की स्टेट बदल जाए। अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। बॉडी मोशन में है तो बॉडी रेस्ट में आ सकती है। बॉडी अगर मोशन में है तो फोर्स लगाने से बॉडी क्या होगी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकती है। तो इसे कहते हैं फोर्स, पुल और पुश, विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की स्टेट बदल दे उसे कहते हैं फोर्स। तो लिखेंगे ए पुल और पुश, ए पुल और पुश, ए पुल और पुश which changes the state of a body, which changes the state of a body, changes the state of a body, changes the state of body, is called, changes the state of body is called force, is called force. नेक्स्ट पर रहेंगे, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटेलियन, according to Aristotelian law of motion, Aristotelian, Aristotelian law of motion, an external force is required, an external force is required, an external force is required to keep a body in motion. External force is required to keep a body in motion. तो किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये अरिस्टोटल ने अपना बताया था, तो इसे अरिस्टोटेलियन लॉ कहते हैं। नेक्स्ट पर और रहेंगे, gravitational and magnetic forces, gravitational and magnetic forces, gravitational and magnetic forces can exert force on the body, can exert, exert force on the body. Gravitational and magnetic forces can exert force on a body even from distance, can exert force on body even from distance, even from distance, even from distance. तो ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स ऐसे हैं जो अगर बॉडी दूर भी है तब भी ये लग सकते हैं, तब भी ये फोर्स लग सकते हैं, दूर अगर है तब भी लग सकते हैं। नेक्स्ट पर रहेंगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी देखिए यूनिट्स क्या हो जाएंगी, यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएंगी? पहली एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन कहते हैं, एसआई यूनिट को न्यूटन।
आमतौर पे न्यूटन टेंशन, रियल में तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सीजीएस यूनिट की होती है डाइन। और डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन होता है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। ये न्यूटन 10 पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। या उल्टा कह सकते हैं 1 डाइन इक्वल टू 10 टू पावर -5 न्यूटन। -5 न्यूटन। तो ये है ग्रेविटेशनल यूनिट, फोर्स की जो ग्रेविटेशनल यूनिट है। ग्रेविटेशनल यूनिट ये होती है किलोग्राम वेट। और 1 किलोग्राम वेट जो होता है ये 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। या इसको ग्राम वेट भी कह सकते हैं। ग्राम वेट यूनिट भी हो सकती है। और 1 ग्राम वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 980 न्यूटन। 1 ग्राम वेट जो है 980 न्यूटन। 980 इसके बाद डायमेंशन तो आप जानते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स M, L और T पावर माइनस। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है? M, L, T। भाई देखिए किलोग्राम तो मास हो गया तो M, मीटर डिस्टेंस L और टाइम है T पावर -2। तो M, L, T पावर -2। इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर किसी बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है नॉन जीरो मतलब अनबैलेंस, अगर बैलेंस होगा तो जीरो हो जाएगा, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। टोटल फोर्स अगर कई फोर्स लग रहे हैं और टोटल मिलाकर जीरो हो गया तो बैलेंस फोर्स कहलाता है, संतुलित बल। तो उसका कोई नहीं। लेकिन नॉन जीरो अगर लग रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या कर सकता है वो? अगर किसी बॉडी पर नॉन जीरो फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स लग रहा है, तो क्या कर सकता है? बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बॉडी का शेप या साइज बदल सकता है, बॉडी की स्पीड बदल सकता है, ये चीजें बदल सकता है। तो लिख लेंगे
ए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, लिखेंगे ए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, ए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, ब्रैकेट में लेंगे अनबैलेंस फोर्स, ब्रैकेट में अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, may produce the following effects on a body, may produce the following effects on a body, may produce the following effects on a body, may produce the following effects on a body. तो फर्स्ट वन है it may change the speed of the body, पहला बनेंगे it may change the speed of the body, it may change the speed of the body, दूसरा है it may change the direction of motion, it may change the direction of motion, it may change the direction of motion, तीसरा है it may change both the speed and direction of motion, it may change both the speed and direction of motion, both the speed and direction of motion, और चौथा है it may change the size or shape of the body, it may change the size or shape of the body, size or shape of the body. तो फोर्स से बॉडी का साइज या शेप बदल सकता है, फोर्स लगाने से बॉडी का साइज या शेप भी बदल सकता है। अब हेड डालेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, हिंदी में कहेंगे संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स। तो ये फोर्स कब आएगा एक्शन में, जब दो बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में आएगी, जब दो बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में आए तो फिर अगर ये फोर्स जो है कांटेक्ट, तो इसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये तभी लगेगा जब दो बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में आएंगे। तो ले लेंगे द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, फोर्स विच कम्स इनटू प्ले ड्यू टू एक्चुअल कांटेक्ट, which comes into play due to actual contact between the bodies, actual contact between the bodies, between the bodies under consideration, between the bodies under consideration, bodies under between the bodies under consideration is called contact force, is called contact force। तो इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ये तभी आएगा जब फ्रिक्शन फोर्स तभी लगता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है। तो एग्जाम्पल लिख लें फ्रिक्शन फोर्स, FRICT आएगा फ्रिक्शन फोर्स। टेंशन इन द स्ट्रिंग, डोरी में तनाव, वो भी तभी आएगा जब कांटेक्ट में होगी। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। फिर है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन भी ये है, ये है पहले रखा हुआ
ये तो इसका वेट नीचे लग रहा, हमारी हथेली इसके ऊपर ऊपर तरफ फोर्स लगा रही है, वही कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल। तो ये भी तभी आएगा जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी। जैसे हम खड़े हैं तो जमीन हमारा क्या है, हमारे ऊपर रिएक्शन लगा है, वेट हमारा नीचे लग रहा और जमीन ऊपर तरफ फोर्स लगा रही, जैसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये भी तभी आएगा जब कांटेक्ट में होंगे। नंबर सेकेंड डालेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसमें जो है कांटेक्ट माना जरूरी नहीं, फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं। अगर दूर दूर बॉडी है तब भी लगे। तो लेने दें द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, द फोर्स which comes into play, force which comes into play without any physical contact, comes into play without any physical contact between the bodies, without any physical contact between the bodies under consideration, without any contact between the bodies under consideration is called non-contact force, is called non-contact force। तो इसमें फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ले लेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, दो चार जगह दूर दूर लग रखे हैं तब भी लगेगा उनका इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, दो अगर बॉडी दूर दूर हैं उनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट रख दीजिए आप दूर दूर, उनके बीच फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, तीसरा है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, इसको हिंदी कहते हैं संरक्षी बल। तो देखिए आप जानते हैं कि जो फोर्स है, जो वर्क डन है वो कौन करता है, वर्क डन इक्वल टू एफ इनटू डी होता है, जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी जो वर्क क्या था वो फोर्स करता है, वर्क कौन करता है, फोर्स करता है। अब अगर ऐसा वर्क, कोई फोर्स ऐसा वर्क करे जो बॉडी जो रास्ता तय कर रही, पाथ तय कर रही है, उस पाथ पे डिपेंड ही ना करे, फोर्स तो हो रहा है, वर्क डन बाय द फोर्स व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। एंड बॉडी जो पाथ फॉलो कर रही है वो वर्क उस पाथ के रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसा फोर्स क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी वर्क कौन कर रहा, फोर्स है, तो ऐसा वर्क करे, फोर्स ऐसा वर्क करे जो वर्क रास्ते पर डिपेंड ही ना करे, तो फिर वो फोर्स कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो लिखेंगे द फोर्स बाय विच वर्क डन, the force by which work done does not depend upon, force by which work done does not depend upon path followed by the body, does not depend upon path followed by the body, such force is called conservative force. Such force is called conservative force. Conservative force. तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, लिख लेंगे एग्जाम्पल, वही हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स के साथ। यानी इन फोर्स से जो वर्क होगा, ये जो फोर्स वर्क करेंगे वो बॉडी जो रास्ता तय कर रही है उस रास्ते के पर डिपेंड नहीं करेगा। रास्ता कैसा भी हो है, ये फोर्स अगर वर्क कर रहे हैं, इन फोर्स से अगर वर्क हो रहा तो वो वर्क जो है रास्ते पर डिपेंड ही नहीं करेगा, रास्ता कैसा। तो ऐसे फोर्स कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अगला चौथा ले लेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये डिपेंड करेगा पाथ पर, यानी फोर्स वर्क कर रहा है। अब वो जो फोर्स जो वर्क कर रहा है वो वर्क क्या है? रास्ते पर डिपेंड कर रहा है, कैसा रास्ता तय किया जा रहा है, पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर पाथ पर डिपेंड कर रहा है तो फिर ऐसा फोर्स कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो लिखेंगे द फोर्स बाय विच work done, the force by which work done depends upon path, force by which work done depends upon path, by which work done depends upon path followed by the body, depends upon path followed by the body, upon path followed by the body, such force is called, upon path followed by the body, such force is called non-conservative force. Such force is called non-conservative force. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और विस्कस फोर्स ले लेंगे एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स, FRICTION, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, VISCOUS, विस्कस फोर्स, VISCOUS, विस्कस, श्यान बल जैसे करते। अब ये डिपेंड करेगा कि रास्ता कैसा है। अगर रास्ता स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और रास्ता अगर रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा, है। तो जो वर्क करेगा अगर तो ऐसा फोर्स जो वर्क करे और पाथ पर डिपेंड करे उसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो फ्रिक्शन फोर्स पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ के नेचर पर, है। पाथ अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और पाथ अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। तो ये तो टाइप्स ऑफ फोर्स हो गए, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब न लेंगे इनर्शिया, इनर्शिया। तो इनर्शिया किसे कहते हैं? जड़त्व, इसे हिंदी में कहते हैं जड़त्व। जो अपोज करे चेंज स्टेट। हाँ, जैसे है, जैसे ये बॉडी है, अब ये ऐसे रखी हुई है, ये रखी हुई रेस्ट में है। अब ये बॉडी की टेंडेंसी है कि रेस्ट में ही रहे। हर एक बॉडी की एक टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे। अब अगर हम इसकी स्टेट बदलेंगे तो क्या करेगी? अपोज करेगी। अगर इसकी स्टेट हम बदलना चाहें, जैसे जैसे हटाना चाहें, तो हम ये अपोज करें, तभी फोर्स लगाना पड़ रहा, वरना अपने आप हट जाती। भाई फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा? इनर्शिया वजह से। क्यों? क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी ये होती है कि बॉडी अपनी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। अगर हम उसकी स्टेट बदलेंगे तो क्या करेगी? वो अपोज करेगी, और जब अपोज करेगी तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जब फोर्स विरोध करेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना। अब इसको हमें यहाँ हटाना है, तो ये चाह रहे कि हम जैसे रखें रेस्ट में ऐसे ही रहें, बॉडी की टेंडेंसी है। अब इसको हम अगर यहाँ घटाएंगे तो हमें इस पर क्या करना? ये विरोध करेगी, और जब विरोध करेगी तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये हटेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा।
है। तो क्या है, ये बॉडी की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है, बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, बॉडी में होने वाली, बॉडी की स्टेट में होने वाली चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। तो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर मौजूद है उसको ही कहते हैं इनर्शिया, वही कहलाती है इनर्शिया। विरोध करने का जो गुण है बॉडी के अंदर, उसकी अवस्था में, स्टेट में, जो अगर हम चेंज करना चाहें तो वो विरोध करेगी, अपोज करेगी। तो ये विरोध करने का जो गुण बॉडी में है तो ऐसा कहते हैं इनर्शिया। बॉडी अगर रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो अगर हम उसे मोशन लाना चाहेंगे तो अपने आप नहीं आएगी। क्यों, वो तो चाह रही हम रुके रहें। अब उसे मोशन लाना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। बॉडी अगर चल रही है तो चाहती चलते ही रहे, हैं, तो अब चलते रहे। अब उसे क्या करना पड़ेगा, अगर उसे रोकना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। बॉडी की अगर डायरेक्शन बदलना है, बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, अब उसकी डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, वो डायरेक्शन जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बॉडी जा रही है तो उसकी टेंडेंसी क्या है, उसी डायरेक्शन में चलते रहे। अगर हम उसको अब उसकी डायरेक्शन बदलना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, है। तो स्टेट में होने वाले चेंज का विरोध करना जो है, अपोज करने की जो टेंडेंसी बॉडी के अंदर होती है, उसको ही कहते हैं इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया जो होता है वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया भी ज्यादा होगा, उतना विरोध ज्यादा होगा। हल्की बॉडी है तो कम विरोध होगा, भारी बॉडी है ज्यादा अपोज करेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है। कार को धक्का देके आसानी, कार अगर रुकी हुई है तो उसे चलाना है तो धक्का कम लगाना पड़ेगा। ट्रक रुका हुआ है तो ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा। और ट्रेन रुकी हुई है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि कोई मिलिट्री वाली ट्रेन जा रही थी, बंद हो गया इंजन, तो मतलब ज्यादा धक्का लगा रहे कि पहले के इंडिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ट्रेन को धक्का लगाना पड़ा है। आगे बढ़ी, हाँ चल गई धक्का, तो सबने लगवाया फिर तो लिखेंगे the property of a body, the property of a body by virtue of which, the property of body by virtue of which, virtue, V-I-R-T-U-E, virtue of which it opposes, by virtue of which it opposes any change, it opposes any change in its state, it opposes any change in its state is called inertia. Opposes any change in its state is called inertia. Is called inertia. Next paragraph लिखेंगे, mass of a body is the, mass of a body is the measure of M-E-A-S-U-R-E, measure of its inertia. Mass of a body is measure of its inertia. किसी बॉडी का मास जो है उसकी इनर्शिया का मेजर है, माप है, नाप है। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेंगे, या उसी में लिख देंगे, larger the mass of body, larger the mass of body, larger the mass of body, more will be the inertia. Larger the mass of body, more will be the inertia. अगेन डालेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के टाइप, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अभी बताया कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहना चाहता है। अगर हम उसकी स्टेट बदलेंगे तो क्या करेगी, वो अपोज करेगी। यानी हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, किसी बॉडी के अंदर खुद एबिलिटी नहीं होती अपनी स्टेट बदलने की, किसी बॉडी के अंदर अपनी स्टेट बदलने की खुद एबिलिटी नहीं होती,
है, उसकी स्टेट बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अपने आप किसी बॉडी के अंदर नहीं होती, जैसे ये रखी हो कि हाँ ये रखा हुआ कि ये चलने के यहाँ अपने आप को चलने, भाई लो अब इधर चलने लगी, ऐसा नहीं। तो किसी बॉडी के अंदर अपने आप खुद अपनी स्टेट बदलने की एबिलिटी नहीं होती है। तो लिखेंगे द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, inability of a body, the inability of a body to change its state of rest, to change its state of rest, to change its state of rest by itself, state of rest by itself is called inertia of rest. Then its state of by itself is called inertia of rest. It's called inertia of rest. तो किसी बॉडी की जो स्टेट ऑफ रेस्ट अगर के अंदर एबिलिटी नहीं होती, इनएबिलिटी, असमर्थ है, यानी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब जो रुकी हुई है उसको स्टेट को बदलने में खुद क्या है, इटसेल्फ मतलब खुद क्या है, इनएबिलिटी मतलब असमर्थ है, अपने आप को नहीं बदल सकती, इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, लिखेंगे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे when we shake S-H-A-K-E, shake, when we shake a branch of a mango tree, when we shake a branch of mango tree, a branch of mango tree, the mangoes fall down. A branch of mango tree, the mangoes fall down. The mangoes fall down. तो मैंगो ट्री की ब्रांच जब हिलाते हैं, शाखा हिलाते हैं, तो मैंगो क्यों हो जाते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। कैसे, जैसे अब मैंगो वाले ये ब्रांच है, यहाँ आम लटका हुआ है, अब इसको हिलाएं तो आम चाह रहा कि हम जैसी स्टेट में वहीं रहें, आम चाह रहा कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, ये ब्रांच तो जहाँ पे आम लटका हुआ वहीं रहना चाहता, ब्रांच जब हिलेगी तो वो वहीं रहना चाहता, तो उससे क्या होगा, वो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर वो ब्रांच के साथ अगर वो भी चलने लगे तो नहीं टूटेगा, वो अपनी जगह पर रहना चाहता तभी वो अलग हो जाता है, तभी वो अपनी जगह पर अलग हो जाता है। ऐसा अगला लिखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे when a bus or train starts suddenly, when a bus or train starts suddenly, when a bus or train starts suddenly, then the passengers lean, L-E-A-N, lean backward, पैसेंजर लीन बैकवर्ड। तो अगर बस में बैठे हैं या ट्रेन में एकदम अचानक चलने लगे तो क्या होता है, पैसेंजर पीछे चलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अभी हम बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट में, पूरी बॉडी रेस्ट में है, और चाहती भी रेस्ट में रहे। अब जैसे बस अचानक चली तो हमारे पैर जो नीचे वाला धड़ हमारे बस के साथ आगे बढ़ गया, लेकिन ऊपर वाला जो चाहता कि भी जो जहाँ है वहीं रहे, ऊपर वाला जो पार्ट है वो ये चाहता कि जहाँ है वहीं रहे, नीचे वाला पार्ट हमारा बस के साथ आगे बढ़ गया, तो क्या होता, ऐसे पीछे चले जाते हैं, पीछे जो है चले जाते हैं। तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऐसा होता है, इनर्शिया। अगला लिखेंगे when a hanging carpet is beaten with a stick, hanging carpet, C-A-R-P-E-T, carpet is beaten with a stick, S-T-I-C-K, stick, beaten with a stick, then dust particles are fallen down, then dust particles are fallen down, dust particles are fallen down। तो अगर लटकी हुई कोई
कारपेट है, कालीन है या कोई चादर है, आप अगर ऐसे उसे झाड़ें, ऐसे उस पर स्टिक मारें हैं, लकड़ी से पैदा करें, तो क्या होता है, धूल के पार्टिकल क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ये मोशन में रहती है हाँ, पार्टिकल। कि पार्टिकल जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं रहना चाहते हैं। जैसे इसको यहाँ एक कालीन है, इसको मारेंगे तो पार्टिकल तो वहीं रहना चाहते हैं, लेकिन कालीन क्या होगी, उधर बढ़ जाएगी, तो पार्टिकल अपनी जगह रहना चाहते हैं, कालीन उधर बढ़ जाए तो पार्टिकल अलग हो जाएंगे। कालीन जो है तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऐसा होता है। और एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, ए बुलेट फायर्ड, एग्जाम्पल और लिखेंगे, ए बुलेट फायर्ड अगेंस्ट ए विंडो ग्लास, a bullet fired against a window glass makes a clear hole in the glass, makes a clear hole, H-O-L-E, hole in the glass without cracking it, clear hole in the glass without cracking it, तो अगर विंडो में कोई फायर मारता है, विंडो ग्लास, विंडो है कांच का, तो उसमें पूरी विंडो नहीं टूटती, क्रैक नहीं होती, वहीं पर छेद हो जाता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बाण जहाँ पे लगा जाकर वहीं पर से हटा, बाकी जो पार्ट है वो रेस्ट में रहना चाहता है, बाकी पार्ट जो है रेस्ट। और लेकिन आप अगर पत्थर मार दें तो क्या होगा, पूरा ग्लास टूट जाएगा। क्यों? पूरे में मोशन आ गई, पूरा जो है मोशन में आ जाएगा। और जहाँ जब बुलेट मारते हैं, जो बुलेट इतनी तेज आती है कि उतने पार्ट में ही मोशन में आता है, बाकी वो रेस्ट में ही बना रहता है, बाकी रेस्ट में बना रहता है। तो ये भी इनर्शिया और रेस्ट की वजह से ऐसा होता है। अब दूसरा सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग, inertia of motion. तो inertia of motion लिखेंगे वही, the inability of a body to change its state of motion, inability of a body to change its state of motion, by itself, change its state of motion by itself is called inertia of motion. By itself is called inertia of motion. तो अगर कोई बॉडी मोशन में है और वो अब मोशन में चल रही है, तो वो अपनी मोशन की जो स्टेट है खुद नहीं बदल सकती, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि अपने आप स्टेट खुद बदले। जैसे कहते हैं इनएबिलिटी, यानी कि बॉडी जो है असमर्थ है अपनी मोशन की स्टेट को बदलने में, इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर उसे अपनी स्टेट बदलना होगी तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स जो है लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेंगे इसके भी, when a bus or train stops suddenly, when a bus or train stops suddenly, then the passengers lean forward. अब अगर कोई बस या ट्रेन चल रही है और अचानक ब्रेक लगा दे तो पैसेंजर क्या होते हैं,
आगे तरफ आए रुक जाते हैं, फॉरवर्ड। क्यों? मोशन जब जब बस चलने लगी, ट्रेन चल रही है, बस चल रही तो अब पूरी बॉडी मोशन में आ गई, जो पैसेंजर बैठे उनकी बॉडी भी मोशन में आ गई। और जब एकदम ब्रेक लगेगा तो नीचे वाला पार्ट क्या हुआ, एकदम बस के साथ वो भी रुक जाएगा। लेकिन आप ऊपर वाला जो पार्ट अभी हमारा मोशन में ही है और चाहता भी मोशन में रहे, तो नीचे वाला तो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो है मोशन में, तो वो आगे चला जाएगा, वो आगे चला जाएगा। तो इनर्शिया मोशन की वजह से ऐसा होता, इनर्शिया मोशन की वजह से ये होता। एक और लिखें एग्जाम्पल, ए पर्सन हु जम्प्स आउट, ए पर्सन से दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, ए पर्सन हु जम्प्स आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन, ए पर्सन हु जम्प्स आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन और बस, मूविंग ट्रेन और बस may fall in forward direction, may fall in forward direction, may fall in forward direction। तो अगर कोई चलती बस से आप उतर रहे हैं, चलती बस से उतर रहे हैं नीचे, तो क्या होगा, चलती बस से उतरेंगे, किधर किधर गिरेंगे काका, आगे तरफ गिरेंगे। क्यों? मोशन में क्योंकि बस ऐसे जा रही है, अब हमारी बॉडी भी बस के साथ मोशन में है, और जैसे हम पैर रखेंगे तो हमारा नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, नीचे वाला धड़ जो है रेस्ट में आ जाएगा, एकदम आगे गिरने का, एकदम गिरने का फॉरवर्ड आगे गिरेगा। कि जैसे पैर जमीन पर रखेंगे तो जब, क्योंकि बॉडी वो चल रही बस के साथ, तो हमारी बॉडी मोशन में, तो बॉडी मोशन में है, और जैसे हमने पैर रखा तो हमारा नीचे वाला जो पार्ट है क्या गया, वो तो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला अभी तो आगे आगे तरफ गया। तो बस या ट्रेन से जब भी उतरे, तो जब बस पूरा रुक जाए तभी उतरे, ऐसा नहीं कूद पड़े हैं। बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत लोग ये जो है ट्रेन बैठेगा तो चला कि वहाँ जहाँ हमें उतरना वहाँ रुकेगी नहीं, ले अब नहीं रुकेगी तो आगे चले जाओ, अगली स्टेशन चले जाओ, ये थोड़ी कि वहाँ हल्की हुई कूद गए, वही आ जाए क्या करेगा, तो क्या करेगा, फाइन करेगा और क्या, जान से ज्यादा थोड़ी हुए कि आप जान खतरे में डाल लो। अरे कुछ भी कर दे, लेकिन जान खतरे में डाल लो क्या फायदा। बहुत लोग कहते हैं अब वहाँ स्टेशन पे पता चला कि रुकेगी नहीं, लेकिन हल्की हुई ट्रेन, अब घबरा रहे हैं यहाँ रुकेगी नहीं, अरे क्या हो जाएगा, अगली ट्रेन शाहजहाँपुर ने लखनऊ रुकेगी, हरदोई रुकेगी, कहीं रुकेगी, कहीं रुकेगी, जहाँ अकेली स्टॉप वहाँ रुकेगी, 2 दिन बाद आ जाओगे। तो ये लेकिन मुद्दा आदमी सोचते नहीं, भूल जाता। तो बस या ट्रेन में चलते पर नहीं उतरना चाहिए। अगला है एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है, ए बॉल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ए बॉल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बॉल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन by a passenger, thrown in the upward direction by a passenger sitting inside a moving train, by a passenger sitting inside a moving train, then the ball will fall, then the ball will fall, ball will fall। आगे हाइफन आएंगे, नीचे अब 3 कंडीशन है इसमें, 3 कंडीशन है। पहली लिखे हम फर्स्ट पार्ट लेंगे, बैक टू द हैंड्स ऑफ पैसेंजर, बैक टू द हैंड्स ऑफ पैसेंजर, बैक टू द हैंड्स ऑफ पैसेंजर, if the train is moving with constant velocity, back to the hands of passenger if the train is moving with constant velocity, train is moving with constant velocity। तो जैसे अगर ट्रेन के अंदर कोई चलती ट्रेन है, उसके अंदर कोई पैसेंजर बैठा है और उसे गेंद उछालता ऊपर तरफ, तो अगर ट्रेन उसी बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चल रही, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ही स्पीड से, तो गेंद वापस उसके हाथों में आ जाएगी,
वापस हाथ हाथ मारेगी। दूसरी कंडीशन लिखें, ahead of the passenger, ahead, AHEAD, ahead मतलब आगे, ahead of the passenger, of the passenger, if the train is retarding or speed is slowing down, ahead of the passenger, if the train is retarding or speed is slowing down, तो अगर ट्रेन की स्पीड कम हो रही है, रिटार्ड हो रही है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? उसके आगे गिरेगी। हाँ तो नहीं आएगी वापस, आगे गिर जाएगी। गेंद जो है आगे गिर जाएगी। अगर ट्रेन स्लो है तो आगे गिर जाएगी। तीसरी कंडीशन, behind the passenger, if the train is accelerating or speeding up, behind the passenger, if the train is accelerating or speeding up, behind the passenger, if the train is accelerating or speeding up, तो अगर ट्रेन तेज हो रही है, स्पीड हो रही है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? पैसेंजर के पीछे गिरेगी। गेंद जो है पैसेंजर, तो अगर कोई गेंद ट्रेन में बैठा, ट्रेन चल रही है, गेंद को उछाल रहा है ऊपर, तो ट्रेन अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, एक ही वेलोसिटी चल रही है, तो वापस हाथों में आ जाएगी इसे। और अगर ट्रेन जो है स्लो हो रही है तो आगे गिर जाएगी, ट्रेन अगर तेज हो रही है तो पीछे गिरेगी। ये तीन कंडीशन। तो तीसरा है inertia of direction. तो लिखेंगे the inability of a body to change its state of direction, state of direction of motion by itself is called inertia of direction. तो अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, ये नहीं है कि वो अपनी डायरेक्शन खुद बदल ले। अगर डायरेक्शन बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगा के अपनी डायरेक्शन खुद नहीं बदल सकते। तो अपने आप जो खुद ना बदलने की जो एबिलिटी उसके अंदर है, इनएबिलिटी है डायरेक्शन बदलने, उसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल लिख लेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, mud flying off, MUD, flying, FLYING, off, tangentially, TANGENTIALLY, tangentially to the tire of the car, tangentially to the tire of the car. तो कार के टायर में कीचड़ लगी हुई है, कार के टायर जैसे टेंजेंशियल कीचड़ अगर लगी है, तो टायर है, अब कीचड़ लगी है तो क्या जाएगी? कीचड़ ऐसे जाती है, टेंजेंशियल ऐसे जाएगी। क्यों? ऐसे टायर ऐसे चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो वो जाहिर बात है जब कीचड़ हटेगी तो उसी के साथ टेंजेंशियली टच करेगी। इसीलिए मड गार्ड लगाए जाते हैं
मडगार्ड इधर लगाए जाते हैं ताकि कीचड़ बाहर न जाए, मडगार्ड लगाए जाते हैं, मडगार्ड लगाए जाते हैं। वो होता है। अगर अपन लेंगे दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, when a bus suddenly turns towards right, when a bus suddenly turns towards right, when a bus suddenly turns towards right, the passengers lean towards left. Suddenly turn towards right, the passengers lean towards left. Passengers lean towards left. अगर कोई बस है अचानक राइट तरफ मुड़ जाइए तो पैसेंजर क्या होंगे, लेफ्ट तरफ झुक जाते हैं, लेफ्ट तरफ। तो ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। एक और एग्जांपल ले लेंगे, when a knife, K-N-I-F-E, knife, चाकू, when a knife is pressed against a grinding stone, knife is pressed against a grinding stone, the sparks, S-P-A-R-K-S, sparks produced move in the tangential direction. Sparks produced move in the tangential direction. Sparks produced move in the tangential direction. तो अगर चाकू को ग्राइंडिंग स्टोन पर अगर प्रेस कर दें तो उससे जो चिंगारी निकलती है, स्पार्क, वो भी ऐसे मूव करती है, टेंजेंशियल, ऐसा नहीं ऐसे जाती है, ऐसे टेंजेंशियल। क्यों? वो ऐसे घूम रहा है पहिया, तो उसी के साथ वो ऐसे घूम रहा है। तो ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ऐसा होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में होता है। तो ये 3 टाइप का इनर्शिया हो गया, 3 टाइप का इनर्शिया होता है। तो ये इनर्शिया क्लियर हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जो इनर्शिया की डेफिनेशन बताई वही इसकी डेफिनेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, ये फोर्स को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन कर रहा है। फोर्स को डिफाइन, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाए। अगर फोर्स लगाएंगे तभी उसकी स्टेट बदलेगी, और फोर्स नहीं लगाया जाए तो उसकी स्टेट तब तक नहीं बदलेगी। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन है, वो इनर्शिया जो डेफिनेशन है वही है, इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो ये सवाल एक बार पूछा भी गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, तो फोर्स की डेफिनेशन बताता है, जो फोर्स को डिफाइन करता है। तो लिख लेंगे, कहेंगे एवरीबडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, continue to be in state of, to be in its state of rest, or of uniform motion in a straight line, unless compelled by some external force, to act otherwise.
टू एक्ट अदरवाइज। तो हर एक बॉडी क्या है, पता है कि हर एक बॉडी है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसी में रहना चाहती है, कंटिन्यू रहना। मोशन में है, मोशन जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स जब लगाएंगे तभी उसकी स्टेट बदलेगी, और एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाते हैं तब तक उसकी स्टेट नहीं बदलेगा। तो नेक्स्ट पर आप लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन first law of motion defines the first law of motion defines the force, defines the force को डिफाइन करना। नेक्स्ट पर आप लिखेंगे first law of motion can also be simply expressed as follows। First law of motion can also be simply expressed. First law of motion can also be simply expressed as follows. Simply expressed as follows. इस तरीके से भी इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है as follows। अब नीचे लिखेंगे इन्वर्टेड काउंट लिखेंगे if the net external force, इन्वर्टेड काउंट है, if the net external force on a body is zero, net external force on a body is zero, कहाँ आएंगे, its acceleration is zero, its acceleration is zero, acceleration is zero। आगे ऑप्शन रहेंगे फुल स्टॉप आगे रहेंगे एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ, एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ, नॉन जीरो ओनली इफ, एक्सेलरेशन कैन नॉन जीरो ओनली इफ a net external force on the body, if there is a net external force, if there is a net external force, there is a net external force on the body, net external force on the body। तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, ऐसे भी कहा सकता है। और यानी बॉडी पर एक्सीलरेशन तभी होगा जब, यानी एक्सीलरेशन नॉन जीरो मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू तभी होगी जब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी पर लगेगा तभी एक्सीलरेशन होगा, और नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उसका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो है मोशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये फोर्स क्या होता है आज पढ़ लिया आप लोगों ने, फोर्स के टाइप, इनर्शिया, इनर्शिया के टाइप, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, ये इतना हो गया।